सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीमेन एनालिसिस। इससे पहले हम बताए थे इसके बारे में कि सीमेन किसको बोलते हैं। तो सीमेन एक मेल जेनाइटल ऑर्गन का फ्लूइड होता है, तो ये उसी का हम जांच करना है। क्यों जांच करते हैं, इसके लिए एक जरूरत क्या है इसकी। तो सीमेन एनालिसिस जांच करते हैं मेल इनफर्टिलिटी को जानने के लिए। दूसरा जांच करते हैं इसको डोनेट करने के लिए, अगर स्पर्मेटोजोआ को डोनेट करना है बाय द वे कहीं, उसके लिए भी जांच करते हैं। प्लस किसी और कंडीशन के लिए हम लोग इसको करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको हम लोग इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग सीमेन एनालिसिस को जांच करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए मेथड क्या है। तो इसको हम जो सीमेन को बाय मास्टरबेशन प्रोसेस से उसको बाहर इजेक्ट किया जाता है, निकालने का तरीका होता है। नेक्स्ट, इसको करने के लिए 3 दिन से लेकर 5 दिन तक एब्स्टिनेंस होना पड़ेगा। ये एब्स्टिनेंस का मतलब होता है 3 से 5 दिन तक किसी भी तरह का इजाकुलेशन नहीं होना चाहिए, तभी एक सही रिपोर्ट आता है, वरना ये रिपोर्ट सही नहीं आएगी। इसलिए जब भी उसका जब जांच लिखते हैं ना, तो वहाँ लिखा जाता है सीमेन एनालिसिस के बाद ब्रैकेट में लिखा जाता है या तो 3 दिन एब्स्टिनेंस, 4 दिन या 5 दिन। ये ज़्यादा बढ़िया रहता है 5 दिन के लिए, लेकिन मिनिमम 3 दिन एब्स्टिनेंस होता है, 3 दिन से पहले में नहीं होना चाहिए। तो ये होता है इसके तरीका लिखने का। अब इसके लिए जो कलेक्शन कहाँ लेते हैं, तो इसके लिए कलेक्शन लेते हैं उसको वाइड कंटेनर होना चाहिए, स्टेलाइज ड्राई वाइड माउथ कंटेनर होना चाहिए। उसी में इसको क्या किया जाता है, इसको कलेक्ट किया जाता है। अगली पॉइंट, इसके लिए प्लेस क्या होना चाहिए। तो इसके लिए प्लेस होना चाहिए हॉस्पिटल, और नहीं तो अगर बाय द वे लैब, अगर बाय द वे लैब के बगल में अगर घर है तो फिर घर से वो कलेक्शन करके आप ला सकते हैं, लेकिन विद इन 5 मिनट के अंदर ये लैब में चला आना चाहिए, क्योंकि इसकी जांच जो होती है ना, जस्ट इजाकुलेशन के बाद से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो प्लेस जो होती है वो एकदम नियर होना चाहिए, लैब से एकदम नियर। चलिए, तो ये हो गया। अगला बात होता है कि इसका किस समय कलेक्शन करना चाहिए, टाइम ऑफ कलेक्शन क्या होना चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट समय जो टाइम होता है वो सुबह का होता है, 8 बजे 9 बजे लैब खुलने के समय होना चाहिए। क्योंकि जब तक लैब नहीं खुलता है ना, तब तक ये नहीं हो सकती है जांच, क्योंकि ये दूसरी बात है, इजाकुलेशन के जस्ट बाद ही जांच चालू हो जाती है ये। इसीलिए बोलते हैं मॉर्निंग के समय अच्छा है, कलेक्शन भी हो जाएगी सही ढंग से। तो अच्छा, ये तो हो गया मेरा, इसका टाइम हो गया, प्लेस हो गया। इसके बाद अब जो बात आता है इसमें कि हम लोग जांच जब करते हैं तो इसके लिए क्या क्या डाटा मिलता है उसको देख ले बात करते हैं। देखिए, सीमेन एनालिसिस में जब देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे मिलेगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जब हम नेकेड आई से जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। उस टेस्ट को नेकेड आई से देखते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, सबसे नंबर 1 होता है वॉल्यूम। नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल वॉल्यूम 2 ml से लेके 5 ml होता है। नॉर्मल में लिखा रहता है जितना भी रहेगा, 3 4 5 जो भी रहेगा, 2 से लेकर के 5 ml एक नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए। अगर इतना वॉल्यूम अगर नहीं है, तो अगर बल्कि कम है वॉल्यूम, तो उसको बोलते हैं हाइपोसेम्निया बोलते हैं, यानी इसका अमाउंट क्या है, कम हो रही है। हाइपोसेम्निया क्यों होता है, या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्टेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या फिर सेकंड में ये भी हो सकता है कि जो शॉर्ट टर्म इजाकुलेशन हुआ होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है नाइटफॉल हो चुका होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि रेट्रोवर्टेड इजाकुलेशन हुआ होगा। रेट्रोवर्टेड इजाकुलेशन किसको बोलते हैं, रेट्रोवर्टेड इजाकुलेशन का मतलब कि जो इजाकुलेशन है सीमेन का वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम मिलेगा, ये आपको मिलेगा वॉल्यूम। इसके बाद नंबर 2, वॉल्यूम के बाद सेकंड जो आता है कॉलम आपका, यह है कलर का। नॉर्मल कलर क्या होता है, ग्रे। नॉर्मल कलर इसका होता है ग्रे, लेकिन इसका अब नॉर्मल कलर क्या हो सकता है। अब नॉर्मल कलर में जैसे येलो कब होता है, जॉन्डिस के केस में, बिलिरुबिन की वजह से। नंबर 2, ग्रीनिश। ग्रीनिश क्या होता है, सीडोमोनास के इन्फेक्शन के कारण।
अगला कलर होता है रेडिश, रेड। रेड कलर क्यों होता है? तो वहां पर कोई इरप्शन के कारण, जो इंजुरी के कारण से, या फिर पैराफिमोसिस हुआ है, फिमोसिस हुआ है, इसके कारण रेड कलर हो सकता है। ब्लैकिश, ब्लैकिश कलर क्यों हो सकता है? या तो कालाजार के कारण हो सकता है, या फिर मलेरिया के कारण हो सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से। तो इसके कारण होता है ब्लैकिश कलर हो सकता है। व्हाइट, व्हाइट कलर क्यों होता है? या तो काइल के कारण हो सकता है, प्रोस्टेट अबनॉर्मलिटी के कारण हो सकता है, प्रोस्टेट इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, गोनोरिया की वजह से, क्लेमाइडिया के कारण। ये सब कारण कैसा होता है? व्हाइट कलर हो जाता है सीमेंट का। तो ये जो आपको मिलता है ये कलर का अबनॉर्मलिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला, लिक्विफिकेशन टाइम। लिक्विफिकेशन टाइम, लिक्विफिकेशन टाइम कितना होना चाहिए? 10 मिनट से लेकर 30 मिनट। 10 मिनट से 30 मिनट लिक्विफिकेशन टाइम। अगर सपोज दैट 10 से 30 मिनट होगा तभी वह सर्विस के अंदर इंटर करता है, क्योंकि 10 मिनट से पहले सर्विस क्लोज रहता है, 30 मिनट के बाद फिर सर्विस क्लोज हो जाता है। तो इसलिए इसी बीच में अगर ये लिक्विफाई होगा तभी वह स्पर्म अंदर जाएगा इस यूट्रस में, वरना नहीं जाएगा। लिक्विफिकेशन टाइम घट क्यों जाता है? तो फाइब्रोलाइसिन के कारण, प्रोस्टेट डिजॉर्डर के कारण, लीवर डिजॉर्डर की वजह से, ये सब के कारण जो होता है लिक्विफिकेशन टाइम घट जाता है। बढ़ता क्यों है? या तो फिर स्मोकिंग के कारण, ये सबसे कभी कभी क्या होता है कि लिक्विफिकेशन टाइम बढ़ जाता है। तो लिक्विफिकेशन टाइम जो होता है बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और इसका अगर लिक्विफिकेशन टाइम अगर बढ़ जाता है ना तो सारे स्पर्मेटोजोआ धीरे धीरे मर भी जाते हैं। अब फर्टिलिटी दोनों, इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है। इनफर्टिलिटी कम करेगा तभी इनफर्टिलिटी, ज्यादा हो तभी इनफर्टिलिटी होती है। तो ये आपको जो हुआ ना, ये हुआ कौन सा? फिजिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल के बाद केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं देख लेते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन सेकंड आ गया केमिकल। केमिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल मिला करके जब हम डिटेक्शन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो उसको बोलते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन कौन कौन सा होता है? सबसे नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है पीएच, या इसको बोलते हैं रिएक्शन। पीएच, नॉर्मल पीएच सीमेंट का कितना होता है? 7.8 से लेके 8.2, यानी अल्कलाइन होता है। क्योंकि सीमेंट अगर एसिडिक हो जाएगी तो स्पर्मेटोजोआ डेथ कर जाएगा, इसीलिए ये कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन होना चाहिए। अब बात करते हैं एसिडिक हो क्यों जाता है। तो इसका एसिडिक होने का कारण है सबसे ज्यादा स्कॉर्बिक एसिड का ज्यादा यूज करने के कारण सबसे ज्यादा, या फिर स्मोकिंग के कारण या अल्कोहल के कारण स्पर्मेटोजोआ डेथ कर जाता है। उसका क्यों हो जाती है? एसिडिक होने के कारण। नंबर 2 फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज कितना होना चाहिए? 20 से 30 मिलीग्राम, 30 mg/dl, यानी इसका नॉर्मल रेंज इसका कितना होना चाहिए? फ्रुक्टोज का काम क्या है? फ्रुक्टोज के कारण स्पर्मेटोजोआ में एटीपी बनता है और इसी कारण एनर्जी बनता है इसमें। तो ये जो हुआ इसका इसमें केमिकल एग्जामिनेशन। अब तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। थर्ड में है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? जब हम इस सीमेंट को माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोप के द्वारा एग्जामिनेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या क्या करेंगे माइक्रोस्कोप में, क्या क्या देखते हैं? तो इसमें 2 चीज देखते हैं। एक तो रियल में स्पर्म को भी देखते हैं और दूसरा में लोग अदर सब्सटेंस को देखेंगे इसके साथ साथ। तो क्या क्या देखते हैं देखिए, माइक्रोस्कोप में देखते हैं हम लोग। माइक्रोस्कोप में सबसे पहला देखते हैं स्पर्म का मोटिलिटी। सबसे पहला है माइक्रोस्कोपिक, सबसे इंपॉर्टेंट है सीमेन लाइसिस का। पहला है मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब क्या? स्पर्म जब तक मोटाइल नहीं होगा तब तक वह फेलोपियन ट्यूब में जहां ओवा रहता है ना वहां तक जाएगा ही नहीं,
क्योंकि वहां तक जाना चाहिए ना, तो मोटिलिटी जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव मोटाइल, एक्टिव मोटाइल, एक्टिव मोटाइल कितना होना चाहिए, 85%, 85% होना चाहिए एक्टिव मोटाइल। और इतना मोटाइल नहीं होगा तो फिर फर्टिलिटी नहीं संभव हो सकती है। दूसरा है स्लगिश मोटाइल, स्लगिश मोटाइल, स्लगिश मोटाइल कितना होना चाहिए, 10%, नॉन मोटाइल 5%। यानी कि एक्टिव मोटिलिटी बहुत जरूरी है, ये जरा जोड़ी है इसमें। नंबर 2, मोटिलिटी के बाद देखते हैं काउंट। काउंट, काउंट में क्या देखते हैं, काउंट में हमें होना चाहिए एक नॉर्मल स्पर्म का काउंट होना चाहिए 80 से लेकर 120 मिलियन पर ml, यानी 1 ml में 80 से 120 मिलियन होना चाहिए। तो कितना इजेक्ट होता है, 2 ml, 3 ml, 4 ml, तो इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन एक बात होता है कि मोटिलिटी क्या इससे घट जाएगा तो क्या फर्टिलिटी होगी कि नहीं। देखिए लोएस्ट नंबर जो होता है ना, लोएस्ट नंबर होता है 40 मिलियन तक, 40 मिलियन तक। लेकिन उसके साथ साथ अगर 40 मिलियन अगर है ना, तो मोटिलिटी उसका 85% से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर बाय द वे सपोज दैट किसी का मोटिलिटी 50% है, सपोज दैट, तो उसका काउंट कितना होना चाहिए, कम से कम 100 मिलियन होना चाहिए। तो देखिए दोनों का कंपेरिजन जरूरी है, ये मोटिलिटी कितना है, काउंट कितना है। अगर काउंट कुछ कम है तो मोटिलिटी अच्छा होना चाहिए, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो मोटिलिटी अगर बाय द वे किसी का अगर नहीं रहता है तो उसको कहते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। मोटिलिटी घट जाने को बोलते हैं या लॉस होने को बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया क्यों हो जाती है, या तो गोनोरिया के इन्फेक्शन से, सिफिलिस के इन्फेक्शन से, क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन से, या फिर हाईली एसिडिक होने की वजह से, स्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा यूज करने के कारण से, स्मोकिंग से, अल्कोहल से, ये सबसे एस्थेनोस्पर्मिया हो जाता है। या फिर टाइट क्लॉथ यूज करने से, हॉट जगह पे काम करने के कारण, ये सबसे इसका मोटिलिटी खत्म हो जाता है। फ्रुक्टोज नहीं रहेगा तभी मोटिलिटी लॉस कर जाती है। डायबिटीज मेलाइटस में भी मोटिलिटी लॉस कर जाती है। यानी मोटिलिटी लॉस होने का कई कारण होता है। अब दूसरा आया यहाँ पे काउंट के बारे में। अगर काउंट इसका घट गया या खत्म हो जाता है, अगर डिक्रीज कर जाता है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, और कंप्लीट अब्सेंट हो जाता है उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। कंप्लीट घट गया, एजोस्पर्मिया। आखिर ये घट गया तो क्या, क्यों घटा, किस वजह से घट गया। टेस्टिस फेलियर हो गया है, और काइटिस का प्रॉब्लम है, टेस्टिस में इन्फ्लामेशन है, उसका टेस्ट जो टेस्ट अनडिसेंडेंट टेस्टिस है सपोज दैट, या टाइट क्लॉथ यूज कर रहे हैं, हॉट जगह पे काम करते हैं, लॉन्ग सिटिंग वर्क कर रहे हैं, सेलेनियम की कमी है, जिंक की कमी हो रही है, कॉपर की कमी हो रही है, ये सब भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रोटीन डिफिशियंसी है, लीवर डिसऑर्डर है, कई वजह से क्या होता है कि एजोस्पर्मिया हो जाता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी हो रही है। तो एजोस्पर्मिया का बहुत सारा रीजन हो सकता है जिसके कारण स्पर्म काउंट नील भी हो जाती है बहुत लोगों में, लेकिन वही ट्रीटमेंट करने पे हो जाती है ठीक। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी बातें। तीसरे नंबर पे होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की कहानी क्या है कि जैसे स्पर्म का जो होता है ना, स्पर्म का जो नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी होता है, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी होती है, आप फिगर में भी देखे होंगे कि कैसा होता है। जैसे देखिए ये है उसका हेड, बॉडी, और इधर में टेल, ये नॉर्मल होता है, या नॉर्मल होता है यहाँ पे, ये नॉर्मल। लेकिन क्या होता है किसी किसी में डबल हेड हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये डबल हेड है, ये अबनॉर्मल है, डबल हेड। किसी किसी में क्या होता है हेड रहता है, टेल गायब हो जाता है, यानी कि टेल अब्सेंट, टेल अब्सेंट। किसी किसी में टेल जो है डबल हो जाता है, 2 हो जाता है, डबल टेल, डबल टेल। किसी किसी में जो हेड है वो अमॉर्फस हो जाता है, एमॉर्फस हेड, एमॉर्फस हेड। किसी किसी में डबल बॉडी ऐसे हो जाता है बॉडी, तो इसको बोलते हैं क्या, डबल बॉडी बोलते हैं, डबल
बॉडी। तो इस तरह से क्या है ना, ये सब आपका अब नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल होता है, इसके कारण तो इनफर्टिलिटी होगी ना। तो माइक्रोस्कोप में तीसरा पार्ट जो बताया, दो तो तीन हो गया, पहला मोटिलिटी हुआ, दूसरा आपका काउंट हो गया, और तीसरा मॉर्फोलॉजी हो गया। अब जो है एक अदर्स जो देखते हैं हम लोग, जो सीमेन में, वह क्या क्या देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग इसमें आरबीसी या इरिथ्रोसाइट। नॉर्मल में रहता है नील, नॉर्मल में नील, और अबनॉर्मल में लिखा रहेगा परजेंट, या लिखा रहेगा 223 पर एचपीएफ, मतलब एक फोकस में इतना मिला आरबीसी। ये अबनॉर्मल है, नॉर्मल में नहीं रहना चाहिए। तो अबनॉर्मल कब मिलता है, जब कहीं पे इरोजन है, प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन है, प्रोस्टेटाइटिस है, सेमिनल वेसिकल में इरोजन है, या पैराफिमोसिस है, फिमोसिस है, इसमें आरबीसी क्या होता है ना, वो मिलता है, याद रखिएगा। नहीं तो नॉर्मल में नहीं मिलता है। दूसरा में मिलता है डब्ल्यूबीसी, या बोलते हैं पॉसेल, या लिखा रहेगा ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ये कब नॉर्मल में कितना रहता है, नॉर्मल में रहता है 0 से 1 पर एचपीएफ, ये इतना नॉर्मल रहता है। लेकिन अब नॉर्मल में क्या होता है, एक से ज्यादा मिलेगा तो अब नॉर्मल हो गया। मोर यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए 5 से 10 पर एचपीएफ, मतलब क्या अब नॉर्मल हो गया। ये कब होता है, जब पस रहता है ना इस सीमेन में, तब उस केस में आपको पस्सेल मिलता है। इसको बोलते हैं क्या, पायोस्पर्मिया कहते हैं, पायोस्पर्मिया। क्यों मिलता है, गोनोरिया के कारण, स्टेफाइलोकोकस के इन्फेक्शन से, फिर इचेचिया कोलाई के इन्फेक्शन से, क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन से, वो सबसे इसमें पस से जो होता है ना, इसमें मिलता है, पस मिलता है इसमें, स्पर्म इसमें। इसके बाद लास्ट में एक दो मिलते हैं एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल नॉर्मल में कितना होता है, 1 से 2 पर एचपीएफ, है ना, लिखा रहेगा आपको एपिथेलियल सेल कितना मिलेगा, 1 से 2 पर एचपीएफ। ये नॉर्मल होता है। ज्यादा कम मिलता है जब प्रोस्टेट इरोजन होती है, या फिर यूरेथ्राइटिस होती है, या फिमोसिस होती है। इस सब में क्या होता है, आपको एपिथेलियल ज्यादा मिलेगा। अगला होता है लास्ट में पैरासाइट, पैरासाइट। तो इसमें नॉर्मल में नील रहता है, लेकिन अब नॉर्मल में कौन सा पैरासाइट मिल सकता है, ट्राइकोमोनास वेजानिलिस, ट्राइकोमोनास वेजानिलिस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये पैरासाइट मिलता है इसमें, या ब्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ब्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये जो पैरासाइट है, ये सब कभी कभी इसमें मिलते हैं। ये जो देख लिया आप, इस पूरा सीमेन एनालिसिस था। इसमें फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक, जहां दिक्कत होगी वो सब का अलग अलग इटियोलॉजी है, सबका इलाज अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं हम लोग। ये था सीमेन एनालिसिस। फिर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।